हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए, हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 4 फरवरी से लेके और 25 फरवरी तक। तो हम देखिए पिछले साल का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसके जीके जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। और ये हमारी सेकंड क्लास है, पहली क्लास आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें 150 से लेके 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और देखिए 53 शिफ्ट में 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के। एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 53 शिफ्ट में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक लास्ट रिवीजन है। लास्ट रिवीजन के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। आज की क्लास में 100 से 120 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, पीवाईक्यू जो पेपर हुआ है 2024 में उसके। ठीक है भाई। तो देखिए एसएससी बहुत ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस को, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारा जो लास्ट रिवीजन रहेगा वो इसी का रहेगा कि पीवाईक्यू को हम अच्छे से घोट के पी जाएँ बिल्कुल। ठीक है। तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चंस के, तो सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। ठीक है भाई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तीसरी क्लास आएगी, हम 5-6 क्लासेस में इसका ख़त्म कर देंगे पूरा 2024 के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है जीके जीएस का। ठीक है डियर लर्नर्स। और देखिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो है सीजीएल का जो है मैंने करा दिए हैं 30 के 36 जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसे भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्लास जो रहेगी भाई हिंदी में रहेगी टोटली। अगर इंग्लिश का वर्जन चाहिए तो उसके लिए मैं दूसरी क्लासेस लेके आ जाऊँगा, बट ये क्लास जो रहेगी हिंदी में रहेगी, बट इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, दोनों को समझ आ जाएगी। ठीक है, फटाफट कर लेंगे हम। और जिसके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकता है क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपको बताना है। तो ये है भाई भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है और ये कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी कथक जो है ये भी एक क्लासिकल डांस है, सीडी का मतलब है क्लासिकल डांस, और ये होता है यूपी में कथक। इससे मिलता जुलता है कथकली, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कथकली। तो ये होता है केरला में, केरला। ठीक है। मणिपुरी भी एक क्लासिकल डांस है और ये होता है मणिपुर में। ठीक है भाई, आपसे पूछ सकता है क्लासिकल डांस के बारे में, तो आपको तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में नहीं दे रखा, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द मीन इनकम कंप्यूटेड फॉर एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन ग्रुप क्वार्टर्स। तो ये पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहा है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, दो जो एवरेज अमाउंट ऑफ इनकम होती है, एवरेज अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ ए मैन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है एरिया में, और ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो एवरेज अमाउंट ऑफ इनकम होती है किसी भी मैन की। ठीक है। और जितनी भी टोटल इनकम होती है, टोटल जो है टोटल इनकम अपॉन में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो आपको इसका ध्यान रखना है भाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपको बताना है भाई। तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जो फुटबॉल की टीम होती है, दो टीमों के बीच मैच होता है। ऐसे दो टीमें होती हैं, इधर 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 की साइड पूरे ग्राउंड में। तो इधर एक साइड 11 खिलाड़ी होते हैं, इधर भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है फुटबॉल मैच में। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना। ये क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत में आया, तो कब आया था ये, तो 1928 में आया था। आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, रिपीट में पूछ लेगा। यहाँ पे ही जब जो है इसका प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट साइमन कमीशन का, यहाँ पे जब है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाठीचार्ज हो गया था यहाँ पे, तो उनको काफ़ी चोटें आई थी, तो उस वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। देखो, कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो संगीत, नृत्य और कथा के रूप में जाना जाता है।
कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो डैश में आपको देखना है क्या भरना है। तो कथक नृत्य, संगीत जो है नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना, आप क्लास को लोगे 2-3 बार देख लोगे तो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको एग्ज़ाम में। अभी हमारे पास 15 दिन बच रहे हैं, तो 15 दिन में हम रिवीजन अपना बेस्ट कर लेंगे एकदम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है भाई SSC, इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए कि PYQ पे फोकस होना चाहिए आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो ये भरतनाट्यम की कलाकार है रुक्मिणी देवी। आपसे पूछ लेगा रुक्मिणी देवी एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है। रुक्मिणी देवी का संबंध है तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस तमिलनाडु, कथकली क्लासिकल डांस केरला। ठीक है भाई, मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस केरला, केरला के दो हैं भाई। ठीक है, केरला, केरला के दो हैं, मोहिनी अट्टम और एक कथकली। और ये तो भोरताल नृत्य है, अलग है ये कोई क्लासिकल डांस नहीं है, भोरताल नृत्य। तो रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। तो अंजुम चोपड़ा का संबंध है किस खेल से, क्रिकेट से, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए PM कार्यक्रम, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड इमोलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो PM प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है क्या है। तो वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। तो देखिए अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो अर्थ के रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट, ठीक है, एमिलियोरेशन, तो अर्थ के बारे में बात हो रही है। तो देखो इसमें यही आएगा, उर्वरकों को अपनाना जो है वैकल्पिक जो उर्वरक हैं, और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर है। ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, युवा लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, तो अर्थ से तो इनका कोई संबंध है ही नहीं ऐसा। ठीक है, और भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, नहीं, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो ऐसे वर्ड एसोसिएशन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, तो नरिशमेंट की बात हो रही है ना भाई। देखो रिस्टोरेशन की, अर्थ की बात हो रही है, अर्थ के रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट, तो यहाँ पे तो उर्वरकों की बात होगी, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ अर्थ, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए भाई, उद्योग रत्न पुरस्कार जो स्टार्ट किया है वो किस सरकार ने स्टार्ट किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है पहला जो है 2023 में। तो किसे दिया गया है, रतन टाटा को, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश में है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैप टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है गैस जो होती है उसे सीधा लिक्विड में चेंज हो जाना बिना सॉलिड बने। गैस टू सॉलिड, नहीं नहीं नहीं, देखो डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड मतलब गैस का सीधे सॉलिड में चेंज हो जाना बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो ये कह रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो डिपोजिशन कहते हैं उसे, उस प्रक्रिया को डिपोजिशन। ठीक है भाई, हिंदी में भी डिपोजिशन ही लिखा आएगा यहाँ पे। तो गैस का सीधे सॉलिड में चेंज हो जाना, ठीक है, ठोस अवस्था में चेंज हो जाना बिना तरल अवस्था के चेंज हुए। ठीक है, सीधा गैस से सॉलिड में। और इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में भाई लिक्विड का स्टीम में चेंज हो जाना, स्टीम भाप में चेंज हो जाना। ठीक है, इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन भी यही होता है। सब्लिमेशन में जो सॉलिड होता है, सॉलिड का जो है गैस में कन्वर्ट हो जाना सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये है भाई सितार से इनका संबंध है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। तो रावी नदी के तट पर था भाई।
जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा जो है शहर था, ठीक है, रावी रिवर के पास। रावी और जो है मोहनजोदाड़ो, एक तो हड़प्पा था, एक मोहनजोदारो था, मोहनजोदारो, आपको दोनों का नाम ध्यान रखना है। तो ये रावी रिवर पर थे दोनों, ठीक है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है? तो ये की है भाई एकनाथ शिंदे ने। तो ये एकनाथ शिंदे जी ने की है पुराने मराठा जो कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये महाराष्ट्र के हैं शायद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब चेंज हो गई है गवर्नमेंट, तो अब बन गए हैं फिर से देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी बन गए हैं, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हैं भाई मोनकोम्बू, संबाशिवन स्वामीनाथन। तो हम इसे ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं इन्हें MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। तो ये हरित क्रांति के जो है जनक हैं, ये इंडिया में जो है कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इन्हें, MS स्वामीनाथन जी को। और ठीक है भाई, वर्गीस कुरियन जो है वर्ल्ड के हैं, वर्ल्ड के फादर हैं जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई मैं, मेरी बातों पे ध्यान दें, आप उन्हें सुनते जाएं। तो ये वर्ल्ड के फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है भाई, वर्गीस कुरियन। नहीं, ये वर्गीस कुरियन नहीं है भाई, शायद नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। मैं रुको 1 मिनट अभी बताता हूँ, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग ये हैं जो है वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई राजस्थान। तो राजस्थान का जो है लिंगानुपात सबसे कम है जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात किसका है? तो ये है केरला का, केरला का कितना है 1084, ठीक है भाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो है कम जो है लिंगानुपात जो है वो राजस्थान का है और सबसे ज़्यादा जो है वो केरला का है, हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो केरला, ध्यान रखना है आपको, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो देखो कौन सा जो है रिट नहीं जारी किया जाता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो प्रोहिबिशन किया जाता है भाई, हिबियस कॉर्पस भी किया जाता है, क्यो वारंटो भी किया जाता है, ये तीनों किए जाते हैं, ये नहीं किया जाता जस्ट सॉली। तो यही इसका आंसर है, नहीं पूछा है इन्होंने, नहीं किया जाता, तो यही है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, जस्ट सॉली। बाकी ये तीनों रिट हैं जिन्हें इशू कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। टोटल 5 रिट होती हैं, 5 रिट्स होती हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और हिबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, और एक और होती है भाई जो है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, प्रोहिबिशन, हिबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, और एक होती है सर्टियोररी, सर्टियोररी, ठीक है, और एक और होती है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द proportion of the population below the poverty line is called the poverty ratio और head count ratio। तो जो पोर्शन होता है पॉपुलेशन का बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो BPL वाले होते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, इज़ कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो, और हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं उसे, पॉवर्टी लाइन जो है पॉवर्टी रेशियो भी बोल सकते हैं उसे, और हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। जो पोर्शन होता है पॉपुलेशन का जो BPL से नीचे होते हैं ना,
उन्हें पॉवर्टी रेशियो में आते हैं वो, या फिर हेड काउंट रेशियो में, इतना आपको ध्यान रखना है। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है भाई। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है। बाकी जो वैशाखी होता है, बैसाखी, बैसाखी जो होता है वो भी सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बैसाखी। ठीक है, ये दो फेस्टिवल हैं, ये ध्यान रखना है, गुरु पर्व और बैसाखी दोनों जो है सिख समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो ये देखिए भाई, जो है अनुच्छेद 51A का जो है अनुच्छेद का जो है उल्लंघन है ये। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक अधिकार, उसकी जो पहली ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी में ही दे रखा है ये, जो है जो इसका अनादर करेगा तो उसका जो है वो है उल्लंघन है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये रहा 19, तो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 51A। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है इनके बारे में मैं बता देता हूँ फिर से आपको एक बार। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, ये सेकंड लेक्चर है हमारा, सो 100 के करीब क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, या मौलिक अधिकार बोल सकते हैं आप, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये हमने ऐड करे गए थे कब? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, तो हमने ऐड किए थे। बाकी ये किस पार्ट में आती हैं? तो पार्ट 4A में आती हैं, 4A में। ठीक है, और आर्टिकल इनका जो है वो है 51A। और ये किस जो हमने कंट्री से इंस्पायर होकर ली है? तो ये हमने ली है USSR से। ठीक है भाई, और जो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये 10th, इसमें जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकार ऐड किए गए थे। जो 11th वाला था जो है फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकार, वो कब ऐड किया गया था? तो वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में ऐड किया गया था। और इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 11 फंडामेंटल ड्यूटियाँ आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। देखिए मैंने इससे पहले CGL के जो है क्लासेस करवाई हैं, PYQ करवाए हैं, उनमें मैंने सब कुछ बता रखा है, आप एक बार उन्हें भी देख ले लेक्चर्स को, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी जो 24 वाला पेपर हुआ है, 2024 वाला, ठीक है, CGL का, वो करवा दिया है मैंने, बाकी आप उसे भी एक बार देख लें। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फीफा अंडर 17 विश्व कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो आपको बताना है। तो ये की थी भाई इंडोनेशिया ने। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, याद रखना है आपको, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 साल के करंट अफेयर्स पूछता है SSC। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे छोड़ देना भाई, ये मैथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा। देखिए ये एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन थे, ये किसी दूसरी शिफ्ट का है ये। ठीक है, तो अगली बार से मैं अरेंज कर दूंगा नंबर वाइज, अभी ये शिफ्ट वाइज चल रहा है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए, बेसिकली ये 21st क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आमदी जो है, आमदी रिसेशन और महामंदी डिप्रेशन के दौरान होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, साइक्लिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है भाई, जो आमदी और महामंदी होती है, रिसेशन और डिप्रेशन जो होता है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में तो जो लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होते हैं, ठीक है, वो सीजनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है एग्जांपल पूछते हैं, एक बार पूछा हुआ है, CGL में पूछा था शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां। तो राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो देखिए 238 सदस्य चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को जो है पर्सन्स को कौन नॉमिनेट करता है? तो प्रेसिडेंसी जो है हमारे होते हैं राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक है भाई, 12 जो मेंबर होते हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ है 250 है जो है राज्यसभा की।
ठीक है। और ये डिजॉल्व नहीं होता है, राज्यसभा जो है डिजॉल्व नहीं होता है, नॉट डिजॉल्व। ठीक है, ये अपर हाउस होता है, राज्यसभा जो होता है सदन का, जो संसद होती है उसका जो है अपर हाउस होता है। और जो राज्यसभा है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद आर्टिकल 80 में है। ठीक है, और 79 में क्या है, तो हमारी संसद है 79 में संसद। और जो है लोकसभा किस में है, तो लोकसभा है आर्टिकल 81 में। इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार आर्टिकल्स पूछ लेता है, एसोसिएटेड आर्टिकल्स। ठीक है भाई। तो अगर क्लासेस पसंद आ रही है भाई तो क्लास को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, और PYQ का आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा यहीं से ही। ठीक है, एक भी PYQ नहीं छोड़ने वाला मैं। 53 के 53 शिफ्ट का जितना भी हुआ है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आई थिंक 1106 के करीब क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अपने जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे इससे। GD का जो एग्ज़ाम है 4 फरवरी से और 25 फरवरी तक है, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है भाई। तो 23वां क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारा। तो निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। तो ये पूछ रहा है भाई, जो है जो है बालचंद्र, ये इसका संबंध किसका है, अनुष्का शंकर का किसका है, और किशन महाराज किससे एसोसिएटेड है। तो इसमें से देखिए जो पहला इसका जो आंसर है वो है थर्ड। तो पहला वाला है देखिए एस बालाचंद्र, तो इसका संबंध है किससे, तो इसका संबंध है वीणा से, यह आपको ध्यान रखना है। अनुष्का जो है शंकर, इसका संबंध किससे है, बी का है थर्ड से, सितार से। और जो है सी का संबंध किससे है, किशन महाराज का, तो ये है तबला से। तो आपको तीनों का ध्यान रखना है, अलग अलग भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे तो मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिया है ऐसे। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, चलो शायद आपको ऐसे करने में दिक्कत हो। देखो, जो एस बालचंद्र हैं इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है वीणा से, वीणा से। ठीक है भाई, जो सेकंड वाला है। और देखिए अनुष्का शंकर का संबंध किससे है, तो इसका इनका संबंध है सितार से, सितार से। ठीक है, और जो किशन महाराज हैं इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है भाई तबला से, तबला। ठीक है, तो ये अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और ऐसे भी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये 24 है भाई, वैसे बेसिकली 4 दे रखा है यहाँ पे। तो 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी, तो डैश थी कितनी, 78.8, तो 78.8। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुष जो वयस्क जो है साक्षरता दर है वो 15 ज़्यादा थी, जो कितनी थी, तो 78.8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगकेम जो है त्यौहार मनाया जाता है, तो नोंगकेम जो है क्रेम, नोंगक्रेम है ये, नोंगक्रेम। तो ये मेघालय में होता है भाई। मेघालय कहाँ है, तो असम के नीचे मेघालय है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये भाई। ठीक है, तो यहाँ इस वाली जगह पे होता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मेघालय। तो मेघालय का ये फेस्टिवल है एक, नोंगक्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023 में खेल रहा है, तो ये है भाई देखो, पंजाब FC नहीं, मोहम्मद जो है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, तो ये वाला इसका आंसर है। ऑप्शन जो है 4 इज़ द राइट आंसर। तो ये वाला है जो मोहम्मदन मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, तो ये आई क्लब खेल रहा है 2023-24 में, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना, तो टीपू सुल्तान बना था भाई 1782 में, 1782 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई आप। 1782 में जो है मैसूर का शासक बना था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो हाल ही में जून जो है 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है,
मैंने आपको पहले ही वाली जो क्लास है उसमें भी बताया है कि अपॉइंटमेंट को आपको ध्यान रखना है, जो नियुक्तियां हुई हैं 2024 और 23 में, ठीक है, 2024 और 2023 में जो जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं आपको ध्यान रखना है भाई उन सब का। ठीक है डियर लर्नर्स, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप सुन रहे हैं जो, इस पे ध्यान दें आप। तो जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, ये बार बार ऊपर क्यों हो जाता है भाई, तो ये जो है किया गया है स्वामीनाथन, जो है जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन जी को। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है ये। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो ये भाई इनका जो है फोकस एग्जामिनर का मौलिक कर्तव्य पे है, तो ये 51A में है, मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, तो ये किसने किया, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने के द्वारा पेश किया गया था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रस्थापित करना था, वो किसने पेश किया था, तो ये किया था जो है गृह मंत्री हैं जो हमारे अमित शाह जी, उन्होंने। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं अपना 31वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबूजा आवास योजना को मंजूरी दे दी, तो ये भाई झारखंड के जो है कैबिनेट ने जो है अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबूजा योजना, जो देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड जो योजना है ना उस पर आपको ध्यान देना है, वुमेन से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उन पे आपको ध्यान देना है, अगर किसी स्टेट ने लॉन्च की है। हेल्थ से रिलेटेड जो योजना है कोई, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, स्टेट में लॉन्च किया है या फिर जो है सेंटर में लॉन्च किया है, तो ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान दें आप, और ईयर थोड़ा सा ध्यान रखें, जो फेमस सी योजना है उसका ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 32 है ये। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर को पढ़िए, तो मुद्रा के संबंध में और क्या कह रहा है, सही कथन चुनना है हमें, इनमें से दोनों में से दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है भाई, ठीक है। मुद्रा के संबंध में पूछ रहा है, मनी के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 33 है ये। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, और इसने नंदा डायनेस्टी का जो रूलर था कौन था, उसका नाम था धनानंद, धना हिंदी में लिख देता हूँ, धनानंद, धनानंद को हराया था इसने, जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। तो धनानंद किस डायनेस्टी का था, तो ये नंदा डायनेस्टी का था, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसके बाद बिंदुसार आया, नेक्स्ट रूलर बिंदुसार, फिर आया था अशोका, ठीक है, फिर दशरथ करके आया था, और अशोका की जो बेटी थी और बेटा था उनका नाम था, एक का नाम था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्या था, एक बेटी थी इनकी सगमिता, ठीक है। तो इन्होंने जो है बुद्धिज़्म को काफ़ी प्रीच किया था श्रीलंका वगैरह में, और जो इनके बेटे का नाम था वो था महेंद्र, ठीक है, अशोका के बेटे का नाम बता रहा हूँ मैं। और जो सबसे लास्ट रूलर था मौर्य साम्राज्य का वो था बृहद्रथ। इतना भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। जो है क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा कथन सही है पंचवर्षीय योजना के संबंध में। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था, तो ये सही स्टेटमेंट है। और 10वीं पंचवर्षीय जो योजना के विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य मॉनिटरेबल जो है टारगेट्स निर्धारित किए थे, तो ये भी ठीक है। थोड़ा सा आपको जो 5 ईयर प्लान्स थे उनमें आपको देख के जाना है कि जो है कौन सा प्लान किस पे बेस्ड है, ठीक है।
वैसे एग्जामिनर अब 10th 11th और 12th पे इसका फोकस है, जो पंचवर्षीय योजना आई थी 10वीं 11वीं 12वीं। तो यहाँ पे इनका जो मोटो वगैरह है, एम वगैरह है, वो देख लें एक बार क्या था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी आपको पहली 5 जो है 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, इस पे भी एग्जामिनर का फोकस है। ठीक है भाई। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें, जो पंचवर्षीय योजना आई थी, पंचवर्षीय जो योजना थी, ये जो योजना थी, इसमें जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के टाइम में थी, ये थोड़ा सा देख लें। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, सीजीएल में, और आई थिंक इसका जो पहला लेक्चर था फर्स्ट क्लास में भी किसी जो है शिफ्ट में पूछा गया था 2024 में। तो ये क्वेश्चन है हमारा 40 जो है 35th है या 45th है भाई, पता नहीं, मैं भी भूल गया। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो ये हुई थी भाई कच्चीपुड़ी की। ये क्लासिकल डांस है कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई। भरतनाट्यम की तमिलनाडु से। कथक की हुई है जो है यूपी से। ठीक है, और ये कोई क्लासिकल डांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। समय की मूल इकाई क्या है? तो समय को सेकंड जो है इसकी मूल इकाई है, सेकंड्स टाइम की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37th है आई थिंक। तो भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है भाई कौन सा कथन सही है। तो पहला देख लेते हैं, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि के अत्यधिक पूंजीकरण है। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। तो दोनों स्टेटमेंट भाई सही हैं, सही पूछ रहा है ये, तो ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। रिपीट हो सकती हैं ये स्टेटमेंट, ध्यान रखें आप। हरित क्रांति का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई। तो 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था भाई पंजाब और बड़ौदा के बीच में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफ़ी है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39th जो है, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में जो है जीरो पॉइंट को डैश कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लव। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 40। तो भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्ट था और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो इनमें भाई मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है। भारतीय नृत्य में, नृत्यों के तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं क्लासिकल डांस के, तो डांस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है एसएससी का। तो ये जो क्लासिकल डांस है इनके बारे में और पर्सनालिटीज़ के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें अभी कोई अवार्ड मिला है रिसेंट में, तो उसका ध्यान रखें। अभी अभी कोई अवार्ड मिला है 2023 में, 2024 में, जो डांस से एसोसिएटेड हैं, किसी भी क्लासिकल डांस से, तो उसका ध्यान रखना है भैया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे छोड़ देना है मैथ्स का पोर्शन। तो अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट। तो 41वां क्वेश्चन यहाँ से सही दे रखा है भाई, टाइपिंग में मिस्टेक है वो। तो हम 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे पूरे, एक भी नहीं छोड़ने वाले। तो 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो ये है भाई इसका केंद्रीय विषय, पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज, मिलेट्स आधारित जो है खाद्य पदार्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसका आपको ध्यान रखना है, डिक्टो स्टेटमेंट रिपीट हो सकती है एग्ज़ाम में। काफ़ी ज़्यादा फेमस था ये जब चला था मिलेट वाला। ठीक है, 2023 में। मंत्रालय का भी आपको याद रखना है भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इसने ये पखवाड़ा 2023, और ये एसोसिएटेड है मिलेट से, जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे भाई, जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये भाई इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिख रहा हूँ मैं कई बार मेरा फ्लो इंग्लिश में चला जाता है, तो इस बात को आप बिल्कुल भी माइंड ना करें, समझने पे ध्यान दें आप चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन को देखें, खुद पढ़ें, लगाएं। ठीक है, जो हो सकता है करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ये आपका भाई गुरु दक्षिणा है, बस इतना ही समझ लो। चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे आपका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। जब ये क्लासेस चल रही हैं तो आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। अब मैं, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं पूरे आपसे पूरे 53 शिफ्टों में कितने 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो मैं ऐसे नहीं करवाऊँगा टॉप 100 टॉप, बस जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी 3 से 4 क्लास हम फटाफट ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो इन क्लासेस को 2 से 3 बार देख लें फटाफट, 1.5 या 2x की स्पीड पर। ठीक है डियर लर्नर्स, तो हमने बता दिया ये पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, ये जो है पखवाड़ा स्टार्ट किया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 42। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो बताइए भाई। डोलू कुनिट्ठा, डोलू कुनिट्ठा है इसका नाम। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये याद रखना है बिल्कुल टिकटो, ऐसे कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, कर्नाटक में। तो 43 देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो वो गुजरात में जो है, गुजरात का लिंगानुपात इनमें से ही बताना है आपको। तो ये जो है लिंगानुपात है भारत का उससे भी कम है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। वैसे हरियाणा का भी कम ही है, जो इंडिया का जो लिंगानुपात है भारत का जो है उससे जो है हरियाणा का भी कम है और गुजरात का भी कम है, इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे लिंगानुपात कितना है? आई थिंक 943 है जो है भारत का। तो 2011 की जो जनसंख्या है ना, आप देख लो कितने क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में देख लो कितने क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पे मैंने 150 से 200 क्वेश्चन करवाए हैं। उनमें से एक आध कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, 10 तो मैंने कम ही बता दिए। तो ये जनसंख्या से ही रिपीट है, थीम इनकी जनसंख्या जो है ये जनगणना से ही रिपीट है 2011 के। जब तक अभी नई जनसंख्या जो जनगणना नहीं हो रही है 2024 जो है 25 वाली, तब तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रट ले इसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। डोबर्नियर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? तो ये 4 त्रिकों का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, डोबर्नियर के। क्वेश्चन नंबर 45। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। देख लो इसमें कितने क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो आपको बताना है सही कथन कौन सा है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है। ठीक है, कभी सीधा स्टेटमेंट पढ़ के अरे वाह सही गया, बाद में पता चला वो गलत हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रही है सरकार की वो सभी प्राप्तियाँ जो देता पैदा करती है या फिर जो है वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं। स्टेटमेंट 1 सही है भाई, पूंजीपति प्राप्तियों के संबंध में, पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में, पूंजीपति नहीं है ये, कई बार गलत मिस प्रोनाउंस हो जाता है भाई, क्या करें। तो ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट बी, पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, उन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों, ट्रेजरी बिल की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो प्राप्त ऋण है, और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई, आपकी पहली वाली और दूसरी वाली। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रख लें इसको, डिक्टो रिपीट हो सकता है, समझने की चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में, बस हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47, जो है गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो ये भाई पंजाब में होता है गिद्धा नृत्य, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सेकंड, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट है ये गिद्धा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात कर रहा है। तो इन्होंने ही सती प्रथा को, सती जो प्रथा थी उसे ख़त्म करवाने की काफ़ी कोशिश करी थी, और इन्होंने ही ख़त्म करवाया था 1828 में, लॉर्ड बेंटिक
ने ख़त्म किया था इसको, सती प्रथा को। और इनके प्रयासों के बाद ही, राजा राम मोहन राय जी के बाद प्रयासों के अथक प्रयास किए थे इन्होंने, समाज में काफ़ी पुनर्जागरण किया इन्होंने। ठीक है, तो ये जनक माने जाते हैं भारतीय पुनर्जागरण के। ठीक है भाई। तो और देखिए ईश्वरचंद्र जो विद्यासागर जी थे, इन्होंने देखिए गर्ल्स एजुकेशन पे काफ़ी काम किया है। गर्ल्स एजुकेशन एजुकेशन ठीक है, मैं बता दूँ आपको, गर्ल्स एजुकेशन पर इन्होंने काफ़ी काम किया है, गर्ल्स एजुकेशन पर। और दूसरा इन्होंने बैथूने स्कूल जो है बंगाल में, कोलकाता में, इसकी स्थापना की थी। इतना आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक जिन्होंने अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनय दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो पंडित जसराज जी, मेवाती घराने से इनका संबंध है, ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन SSCGL में पूछा गया है, ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन, ऐसे मैच द फॉलोइंग में आया था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संसद में डैश शामिल है? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन। देखिए जो राष्ट्रपति जी हैं और संसद के दोनों सदन, अपर हाउस जो है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और प्लस राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी, तो ये जो है भारतीय संसद के जो है में आते हैं, शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52। जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोमा दास जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं भाई टेबल टेनिस। इस क्वेश्चन को आप याद रख लें, पूछ सकता है मोमा दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द 1950 और 60 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट RIRRI में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि जो है तकनीक को कहा जाता है? तो इसे किसने किया था? तो ये फिलीपींस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो इसका जो आंसर है वो है फिलीपींस, ध्यान रखें भैया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और इनका जो हाईएस्ट देखिए खेल रत्न अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट जो है खेल रत्न अवार्ड जो है वो है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये है। और इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसको चेंज करके जो है अब कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, 1991 या 2 में आया था ये, 1991 1992 में, जब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। फिर इस अवार्ड का नाम चेंज करके अब रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इतना ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, सुन रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से सही युग्म बताइए? तो स्मृति मंधाना जो है हॉकी, नहीं क्रिकेट से है इनका संबंध, स्मृति मंधाना का। और ज्योति यारा जी, इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो दोनों गलत हैं भाई ये। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। गलत पूछ रहा है, कौन सा युग्म सही है, सही पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं डियर लर्नर्स। चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। ठीक है भाई, क्लासेस के लिए फर्दर 3rd क्लास आएगी अब हमारी, इसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, यस नो लिखिए, सर मज़ा आ रहा है क्लास में, नहीं आया ऐसे लिखिए आपको जो भी लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है डैश शहर कच्छ के रण में सादिर बेत, जिसे बेत भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो उसे धौलावीरा जो है कहा जाता था। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो, उसका एक शहर है धौलावीरा। ठीक है,
कच्छ के रण में यही पाया जाता है। गुजरात में की बात हो रही है तो गुजरात में धौलावीरा ही है, वैसे भी याद रख सकते हैं। लोथल भी है वैसे, बट यहाँ पे हमने कुछ पढ़ रहा है। देखो, शहर के कच्छ के रण में खादिर बेद, जिसे बेद भी कहा जाता है, परिस्थित है। तो यहाँ पे डकयार्ड था भाई लोथल में। डकयार्ड, डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं। शिप यहाँ पे डॉक करती थी, शिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो है क्या कह रहा है, त्रिशूर पूरम जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो वो है भाई केरल का। ठीक है, त्रिशूर पूरम, त्रिशूर से आप याद रख सकते हैं, केरल में ही है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये बास्केट बॉल जो है उसके महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो है आधव अर्जुन को 2023 में। इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 59, अगर भाई किसी को पानी वानी की प्यास लग रही है तो आप जा सकते हैं। देखिए, चलो एक क्वेश्चन करके फिर दो मिनट का ब्रेक ले लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 59, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। तो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। देखो, पहला है करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। और दूसरी स्टेटमेंट है, देखो, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है, और अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी, दोनों को याद रखना है आपको, रिपीट की जा सकती हैं ये। ठीक है भाई, सही पूछा है और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो ये गुजरात से किया था इन्होंने। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो डियर लर्नर्स, देखो, जिसको प्यास व्यास लग रही है तो वो 2 मिनट का हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे तुरंत। ठीक है भाई, तो आप पानी वगैरह पी लीजिए 2 मिनट तक। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। तो चलिए भैया, अपना अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 60 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आ जाओ भाई सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं अब हम। ये मैथ्स का पोर्शन है, इसे छोड़ देते हैं। आप देखते हैं नया क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन 61 जो है, ये क्या कह रहा है, देखो, उस्ताद जो है असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे। तो ये करते थे भाई रुद्र वीणा का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी, जो चली थी हमारी 61 से लेके 66 तक। ठीक है, और इसमें क्या था, सीनो चाइना वॉर हुआ था, सीनो चाइना वॉर। ठीक है, और इंडो पाक वॉर हुआ था। इस वजह से ये योजना पूरी तरह से फेल रही थी। ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना याद रखना है आपको, पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट है। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो होराड डोमोर मॉडल पर थी, होराड डोमोर मॉडल पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो वो है भाई भाग 1 जो है संघ, जो है यूनियन, और उस जो स्टेट्स हैं उनके बारे में दे रखा है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो भाग 1 में है। भाग थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। भाग सेकंड सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप। ठीक है, और भाग फोर्थ जो है डीपीएसपी जो बोलते हैं, डीपीएसपी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो पार्ट 4 में है। ठीक है डियर लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,778 घरों को मंजूरी दी गई, और 9 नवंबर 2023 तक डैश घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो ये 14,906 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक अब ज़्यादा काम का नहीं रह जाता ये वाला। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी पुराना हो गया है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है।
ठीक है, ये पूछ लिया है, एक्सेप्शनल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम क्या है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 जो है, क्वेश्चन कहाँ गया, 2023-24 के वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है। तो ये है कमल मेघराजानी। तो कमल मेघराजानी जी हैं जिन्हें चुना गया है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों से साझा करते हैं। तो आपको बताना है कितने देशों से, तो 7 देशों से। अब आप बताइए, देखो इधर की तरफ जो होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, ठीक है, फिर नेपाल, फिर भूटान, ठीक है, फिर यहाँ पे म्यांमार, और फिर इधर जो करेगा बांग्लादेश से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है भाई, तो ऐसे आप कर सकते हैं। लैंड बॉर्डर्स पूछे हैं, भूमि सीमाएं, तो 7 देशों से करता है। बाकी जो समुद्री सीमाओं से लगते हैं वो लगते हैं 2। तो आप मुझे उनके नाम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च जिसे बोलते हैं जो है साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, साल्ट जो है साल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था ये। और 12 मार्च से स्टार्ट था, 12 मार्च, ठीक है, 1930 से, और अप्रैल तक चला था। 70 आई थिंक कितने दिन का था ये, ध्यान नहीं है मेरे को, आइडिया नहीं है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, पता तो है बट ठीक है। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 1930 से। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब हुआ था। ठीक है, और बच्चों को जिनको नहीं पता है वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो ये है भाई 100 डेज़ का इनमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया था 2005 में। ठीक है, तो ये 100 दिनों का इसमें रोजगार मिलेगा। ठीक है, गारंटीकृत। तो ध्यान रखना है आपको, ये योजना कब आई थी ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना, जो है 69, राज्यपाल के कार्यालय की जो है शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है। तो राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। तो ऐसा तो यार नहीं है, जो है राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है भाई, पहली वाली। अब जहाँ जहाँ पे पहला दिख रहा है तो वो हटा दो, ये स्टेटमेंट भी गई, ये भी गई और ये भी गई, ये की बचा हमारे पास। जहाँ पे पहला दिखता है ना उसे हटा दो, ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं हम। एलिमिनेशन की ट्रिक है भाई। देखो जो इन्होंने सही पूछा है, सही कथन पूछा है, तो हमें पता है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तो पहला जहाँ जहाँ ऑप्शन में दिख रहा है इसमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे न तो है, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बाकी ये फर्स्ट वाले दिख रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दो, इसे भी एलिमिनेट कर दो, केवल एक। ठीक है, तो दोनों निकल जाएंगे, 2 बची यहाँ पे, तो इनमें से हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी देख लेते हैं, राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली वाली गलत है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल जो है 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी। तो ये खेली गई थी भाई सेपक टकरा और मलखम्ब, दोनों खेली गई थी 2023 के जो नेशनल खेल्स हुए थे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 में। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब 71 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। बड़ी फेमस है ये, तो ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना का मुख्य उद्देश्य था। तो किस पंचवर्षीय योजना में आया था गरीबी हटाओ का नारा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड। तो आप खुद ही देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ गए हैं पंचवर्षीय योजनाओं से, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उससे देखिए कितने क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं थोड़ी सी पढ़ लेनी है आपको। तो यहाँ पे था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो ये है भाई राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है उसे राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविधानात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास जो है संविधानात्मक विवाद योजना शुरू की? तो ये व्यय विभाग ने स्टार्ट की थी भाई। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 75। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो ये भाई सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में होती है और सबसे कम होती है M4 में। तरलता मतलब आसानी से पैसा जो है व्यक्ति के पास आ जाता है, उसे ही तरलता बोलते हैं। ठीक है, जो आपके अकाउंट्स होते हैं सेविंग अकाउंट्स, इनमें से आप पैसा तुरंत निकलवा लेते हैं, तो M1 वही है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, आपके पास पैसा तुरंत हाथ में आ जाए। ठीक है, और M4 में बहुत कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर है वो है M1। और M1 M2 जो है M1 और M2 ये जो है नैरो मनी, संकीर्ण मनी, संकीर्ण मनी ऐप से पूछ लेगा आपसे, संकीर्ण मुद्रा। ठीक है, और जो M3 और M4 हैं ये है व्यापक मनी, व्यापक जो है मुद्रा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, संकीर्ण मनी और व्यापक मुद्रा। M3 M4 जो है व्यापक मनी है, और M2 और M1 ये है संकीर्ण मनी। ठीक है, नैरो मनी और ये है ब्रॉड मनी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? तो आपको बताना है। तो ये गणगौर फेस्टिवल जो होता है ये होता है राजस्थान का मूल जो है त्यौहार है, ध्यान रखना है, रिपीट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77 जो है PR श्रीजेश जो है एक डैश हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, और जो है PR श्रीजेश। ठीक है, तो PYQ भाई आप देख लें, जो PYQ में पूछे गए ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्सनैलिटी, तो याद रखना है आपको। PR श्रीजेश जो है हॉकी खिलाड़ी हैं। 78 देख लेते हैं क्वेश्चन H2। निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है भाई, H2 हाइड्रोजन का जो है तत्व का जो है आणविक सूत्र है, हाइड्रोजन को H2 से ही डिनोट करते हैं। 79 देख लेते हैं क्वेश्चन 79। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धा शामिल होती है? तो यह है ऑप्शन जो है 4 इज द राइट आंसर, 7 स्पर्धा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80। तो कच्चीपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कच्चीपुड़ी नामक गांव में हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी ये। ठीक है भाई, कच्चीपुड़ी की। केरल में कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कथक और तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ध्यान रखना है आपको इनका। ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो ये मैथ्स है, इसे छोड़ देना है भाई, इसको नहीं करना है। 81 81वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है? तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है भाई। 82 देख लेते हैं क्वेश्चन। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया तमिलनाडु में। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 83। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष में हुई थी? तो 3500 ईयर पहले हुई थी। ठीक है, 3500 साल जो है वर्ष पहले हुई थी, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, 3500। और क्वेश्चन नंबर 84। फटोरपा यात्रा, फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये गोवा से है भाई, जो है फटोरपा यात्रा और मांडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85। तो साईखोम मीराबाई चानू एक डैश हैं? तो ये भाई इंडियन वेट लिफ्टर हैं, भारतीय जो है भारोत्तोलक हैं ये मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखना है इनका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86। तो अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुदापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रचा? तो ये स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट जो है 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी के लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो ये राइफल शूटिंग है भाई। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 88 जो है ये क्या कह रहा है, देखो। जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो ये 2023 में इसे किया था लॉन्च। ठीक है भाई, तो 2023 में ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, 89 अनुच्छेद 43 जो है राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है, तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है ये अनुच्छेद जो 43 है। तो जो हमारे जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी जो हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ये 3 जो है भागों में इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो है देखो समाजवाद, जो समाजवाद है, समाजवाद विचारधारा है जिनकी, एक गांधीवाद है, गांधीवाद, ठीक है, और एक है लिबरलिज्म वाला। ठीक है, तो ये जो जिसके बारे में बात कर रहा है ये गांधीवादी है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, तो इतना ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो ये नेपाल के साथ है भाई हमारी जो खुली सीमा है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो ये भाई जो है 32 है आर्टिकल, अनुच्छेद 32। इसमें क्या है जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई भी बंदा जिसके जो है मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या ब्रीच हो रहे हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आती हैं जो है आर्टिकल 32 में, जो है अनुच्छेद 32 में, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और वो जा सकता है कहाँ, हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, रिट इशू कर सकता है कोर्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 92, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी कितना, 48.5%, तो 48.5% महिला जनसंख्या थी। ध्यान रखना है आपको भाई। क्वेश्चन नंबर 93, रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता? तो ये डिवाइन टाइड्स जो इसके लिए जीता था रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो जो है भारतीय संविधान 94 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है भैया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, तो 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? तो ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने करी थी। ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, 2011 में। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी संपीड़ित होने पर गैस से अंतिकार्तिक तरल अवस्था में बदल सकती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भाई, जिसके बारे में ये बात हो रही है कि कौन सी गैस ठंडी संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है। तो तरल अवस्था में बदल जाती है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत राज्य केरल से हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट है और मैंने सबके बता दिए हैं आपको क्लासिकल डांस से। तो ये हुई थी भाई कथकली और मोहिनी अट्टम की, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कच्चीपुड़ी तो भाई आंध्र प्रदेश का है, कथक यूपी का है और मोहिनी अट्टम केरला का है। तो ये पूछ रहा है केरल का, तो केरल का जो है मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या हैं? तो ये है भाई प्रशुल्क और मूल्य नियंत्रण। नहीं, ये गलत है भाई, तो ये है प्रशुल्क और कोटा, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, देखो
क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में किस वर्ष आया था, तो 1942 में आया था। ये ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको इसका। और इसका जो है विरोध किया था किसने, मुस्लिम लीग ने, और जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, दोनों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन का। क्वेश्चन नंबर जो है 100, तो भारतीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल हैं। तो दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, चीफ होम सेक्रेटरी। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखते हैं और भी है क्या, तो अरे एक्स्ट्रा करवा देंगे, चल कोई बात नहीं, 120 हो जाएंगे अब आपके। एक और सेफ्टी सी में ले लेते हैं, ठीक है। तो 110 100 बोले थे मैंने, 110 करवा देंगे, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है भाई, आप पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर है 101। तो देखिए, भारत जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो ये वृहद्रथ था। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया दिया है, अभी पीछे ही थोड़ी देर पहले ही। तो लास्ट शासक था इसका बृहद्रथ, बृहद्रथ बोलते हैं बजी से। और इसका जो फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक इसका रूलर था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था, देखो, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था बिंदुसार। रुको एक मिनट, इसे चले जाने दो भाई। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके जो है बाद आया था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आया था अशोका। अशोका के बाद जो लास्ट में था वो था बृहद्रथ। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102। द्वितीय एंग्लो जो है बर्मी युद्ध, तो ये एंग्लो बर्मी वॉर किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये आपको बताना है। ये लड़ा गया था भाई 1852 में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई डियर लर्नर्स, तो ये आप ध्यान रखें इतना। ठीक है, तो 1852 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, 103। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही पूछ रहा है ये कथन। तो आपको बताना है, देखो, पहला कह रहा है राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है, ये पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है, तो दोनों इसके सही हैं भाई स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड सही कथन पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 104। भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये क्रिकेट से संबंध है इनका, जो है सैफाली वर्मा का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, 105। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ढोलू कुनीटा। ढोलू कुनीटा पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, किसी शिफ्ट में पूछा था। तो ढोलू कुनीटा जो है कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 106, जो है 106। 2000 जो है 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो ये मेघालय की जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107। द्रव बहते हैं और आकृति जो है बदलते हैं, वे द्रव दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए इन्हें डैश भी कहा जाता है, तो तरल कहा जाता है द्रव को। ठीक है, वो दृढ़ नहीं होते हैं और आकृति बदलते हैं, तो तरल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 100 जो है 29 है भाई, जिसमें जो है भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 124 नहीं 100 कितने से लेके, तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, 140 तक है, 147 तक है, 124 से लेके। ठीक है, 124 से लेके और 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल है। तो 129 सर्वोच्च न्यायालय में ही आता है, तो इसमें किया गया है जो है अभिलेख न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 109। तो निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 की मेज़बानी की, तो आपको बताना है किस देश ने करी थी, तो ये मलेशिया ने करी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी,
तो 1991 में। और इसी टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिक्विड जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इस समय प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव। याद रखना है, आपको पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 111वां क्वेश्चन, भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित किए गए थे। तो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे भाई, जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जिन्हें बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है भाई। इतना आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 112 है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली जो है पपेटरी, स्ट्रिंग पपेटरी के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये थे भाई अनुपमा हॉसखेरे, अनुपमा हॉसखेरे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 113, तो डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में, इसी क्लास में, ठीक है भाई। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं हमने यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों नहीं, ये तो गलत है भाई। और जो हमने प्रियम्बल लिया है ये भी यूएसए से इंस्पायर होके लिया है, यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114, रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है और सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफ़ेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। तो कच्छ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रण उत्सव, रण ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये DY चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने 50वें जो है न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अभी चेंज हो गए हैं, तो आपको बताना है 51 में जो है कौन है जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 51st कौन बने हैं, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप एक बार सर्च करिए नेट पे, गूगल पे सर्च करिए, तब आपको पता चलेगा। खुद से सर्च करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, और वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद ही रहेंगी फिर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भाई अल्लाह रखा है, जो तबला से इनका संबंध है। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से है, शहनाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 117, तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है ये, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। देखो, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकरण करता है। और दूसरी देख लेते हैं, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई हैं? तो ये 7 प्राथमिकताएं अपनाई हैं भाई, ठीक है, 2023-24 के बजट में। अब 24 का भी आने वाला है, बट ठीक है, उससे तो क्वेश्चन मुश्किल ही पूछे जाएंगे, 2023 कैसे ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो 119वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य था, तो कितना था भाई? 8%। देखिए, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना पे जो है एग्जामिनर का फोकस था 2024 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस बार भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो थोड़ा सा देख लें पहले से, और 5वीं तक जो पंचवर्षीय योजना है, और 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये आपको देखनी है, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर जो है 120, तो स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ये 75% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है, ठीक है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो स्वतंत्रता के समय 1947 में कितनी जो है देश की जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो वो थी 75%, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे 120 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं भाई, ठीक है। और 200 या 150 क्वेश्चन मैंने इससे पहली क्लास में करवा दिए हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस को देखने के लिए। तीसरी क्लास आएगी हमारी अब,
ठीक है, पूरा 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा देंगे। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास आपको कैसी लग रही है, अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें भाई। आप बताएं कि सर क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, यस नो लिखें। ठीक है भाई, जो आपके जो है रिव्यूज़ ही हमें जो है मोटिवेट करेंगे भाई आगे क्लासेस लाने के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप इसे अच्छे से देखिए, अगर आज चीज़ें याद नहीं होती हैं तो 2 बार देख लीजिए 1.5 या 2x की स्पीड पर। ठीक है, आप लोगों के लिए बनाइए और आप इसका जो है उपयोग करिए इस क्लास का भाई। ठीक है, और आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फ़ोन में या फिर मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, पीसी में, किसी में भी देख सकते हैं। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो अपना ध्यान रखें भाई। जय हिंद, गुड बाय।